नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक और राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस समय राजनीति विज्ञान विषय को पूरी करने की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारकों को पूरा किया है। अगर आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या भारतीय राजनीतिक विचारकों का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल हैं। आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। आज से जो हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो होगा राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संविधान का विकास। तो इस कड़ी में हम अब अध्ययन करेंगे कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे-कैसे उसका आगे विकास हुआ, विस्तार हुआ और फिर भारतीय संविधान का विकास किस तरह से हुआ और जब एक बार संविधान का विकास हो गया, तो संविधान में क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम इस कड़ी में करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को हमने चयनित किया है, वो है राष्ट्रवाद। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, इसका अर्थ, इसके उदय के कारण, इसके परिणाम और फिर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे इस समय वर्तमान में स्थिति। तो आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रवाद का। सबसे पहले समझेंगे उसका क्या अर्थ होता है और भारतीय जो राष्ट्रवाद था, उसके उदय के क्या कारण थे। इसका जो अध्ययन हम करेंगे, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि किस तरह से उसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर उस राष्ट्रवाद का जब एक बार उदय हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए और फिर ये भी जानेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रवाद की क्या स्थिति है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रवाद। सबसे पहले अर्थ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो एक जनसंख्या रह रही है, यदि वो अपने क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, भाषा जैसे मूल्यों को, जैसी विशेषताओं को, जैसी पहचानों को छोड़कर अगर एक राष्ट्र के रूप में संग्रहित हो जाएं, समाहित हो जाएं और एक हो जाएं, तब उस भावना को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना। मतलब जब एक क्षेत्र विशेष की जनता क्षेत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय जैसी पहचानों को छोड़कर एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो जाती है, तब हम उसे बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति नेशनलिज्म शब्द से हुई थी और इसमें हम की भावना होती है। व्यापकता होती है, मतलब क्षेत्रीय संकीर्ण स्वार्थों को छोड़ के जब हम एक हम की भावना से एकजुट हो जाते हैं और व्यापकता लेते हैं कि पूरा देश जो है हमारा ही है, तब हम उसे राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक, तो अर्थ स्पष्ट हो गया। आइए अब बात करते हैं इसके उदय के कारणों की। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो स्वतंत्रता आंदोलन के विकास के दौरान हुआ था। ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर हो चुकी थी। जो अंग्रेज सबसे पहले व्यापार के रूप में यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, धीरे धीरे उन्होंने शासन में भी पैठ बनानी शुरू करी और एक एक करके उन्होंने जो भारतीय रियासतें थीं उनको अपने कब्जे में लिया और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पूरे देश को ही अपने शासन के अंतर्गत ले लिया। इसके बाद जब उन्होंने शासन करना शुरू किया तो कुछ शासक तो जो गवर्नर जनरल आए थे, वायसराय आए थे,
वो भारत के लिए वरदान साबित हुए। लेकिन कुछ शासक पूरी तरह से अन्यायी व अत्याचारी किस्म के आए और उन्होंने भारतीय जनता पर काफ़ी अन्याय व अत्याचार किए, जिससे भारतीय जनता दुखी हो गई और उन्होंने ये प्रण किया कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना ही होगा और यहाँ पर स्वराज या स्वशासन की स्थापना करनी होगी। तो राष्ट्रवाद का उदय जिन कारणों से हुआ, उसमें सबसे ही पहला जो कारण था वो था पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे प्रमुख कारण था वो था पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी। तो पश्चिमी शिक्षा यहाँ पर आई, उसके कारण भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। असल में जब अंग्रेज पश्चिमी शिक्षा या साहित्य को भारतीय समाज में या भारतीय जगत में ला रहे थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि हम एक ऐसा भारतीय वर्ग पैदा करें जो रंग और वर्ण से तो भारतीय होगा, लेकिन विचारों से वो पश्चिम का या अंग्रेजों का समर्थक होगा। तो ये सोच या इस आशा उम्मीद के साथ वो पश्चिमी शिक्षा को भारत में लेके आए थे। लेकिन पश्चिमी शिक्षा स्वतंत्रता, समानता व लोकतंत्र के मूल्यों से युक्त थी, जिसके कारण भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता को भी अनुभव किया, समानता को अनुभव किया और लोकतांत्रिक मूल्यों को अनुभव किया। और इस तरह से भारतीय लोग राष्ट्रवादी चेतना को जान पाए और उन्हें ये महसूस हुआ कि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो पहला ही कारण जो था राष्ट्रवाद के उदय का, वो था पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। दूसरा था समाज सुधारकों की भूमिका। राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे प्रमुख दूसरा कारण था वो था समाज सुधारकों की भूमिका। समाज सुधारकों के अंतर्गत राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तिलक, स्वामी विवेकानंद, ये जितने भी समाज सुधारक हैं सबके नाम लिए जा सकते हैं। ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये सब लोग पश्चिम में शिक्षा ग्रहण करके आए थे, या कुछ ने जो प्राचीन भारतीय वेद, उपनिषद, ग्रंथ वगैरह होते थे, उन सब का अध्ययन किया और वहाँ से भारतीय जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। तो समाज सुधारकों ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके नाम अभी लिए जा चुके हैं और इनकी संस्थाओं की बात की जाए तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो ये जितने भी समाज सुधारक थे, जितनी भी ये संस्थाएं थीं, ये सब भारतीय जनता को लगातार जागृत करने का प्रयास कर रही थी और इनकी कोशिश यही थी कि भारतीय लोग अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मसम्मान जागृत करें और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हों। ठीक। अगला जो कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय का था वो था प्रेस की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता या स्थापना भी कह सकते हैं इसे, स्थापना। और इसी में हम जोड़ सकते हैं संचार साधन, संचार साधनों का विकास। अंग्रेज जब अपने साथ अंग्रेज जब भारत आए थे तो वह अपने साथ कई नई चीज़ों को लेकर आए, जिसमें से प्रेस एक थी। अंग्रेजों ने भारत में प्रेस की स्थापना की, मतलब समाचार पत्र पत्रिकाओं की स्थापना की, और उस प्रेस की स्थापना के कारण ही भारतीय लोगों में राजनीतिक जागृति और राजनीतिक जागरूकता का उदय हुआ। प्रेस के साथ साथ संचार के साधनों का विकास हुआ।
संचार के साधन मतलब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सड़कें बनाई, यातायात के साधन विकसित किए, रेल नेटवर्क बिछाया, संचार तार तार जिसे टेलीफ़ोन कहा जाता था, उसकी स्थापना की। तो अंग्रेज़ों ने ये किया तो अपने फ़ायदे के लिए था सब, कि इससे उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकेगा। लेकिन इसका एक सकारात्मक बदलाव भारतीय लोगों के लिए ये हुआ कि भारतीय लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूक हुए। उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिली। उनका भी आना-जाना जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ, तो वो ये जान पाए कि देश में क्या घटित हो रहा है। तो इन सब बातों के कारण भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ठीक। अगला कारण जिसके कारण भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, वो था अत्याचारी शासक। ये कहा जाता है कि अत्याचारी और अन्यायी किस्म के जो शासक होते हैं, कभी-कभी वो भी जनता के लिए वरदान साबित होते हैं। तो इसी अत्याचारी या अन्यायी शासकों में हम नाम ले सकते हैं लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने अपनी हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय कई राज्यों का अंग्रेजी शासन में विलय किया था। जैसे उन्होंने 1856 में अवध पे कुशासन का आरोप लगा के उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने एक नहीं, भारत के कम से कम 7-8 राज्यों का जो विलय था अंग्रेजी शासन में कर लिया था। तो यहाँ नाम लिखा जा सकता है डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहते हैं। इसके अलावा जो और अन्यायी शासक आए थे, वो लॉर्ड लिटन का उसमें नाम लिया जा सकता है। इन्होंने भी भारतीय जनता पर काफ़ी अत्याचार किए। लॉर्ड लिटन, इनका समय था 1877, 78, 80 तक। ठीक। तो इनके समय में अकाल पड़ा। एक तरफ तो देश में अकाल पड़ रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने 1877 में महारानी विक्टोरिया का भारत आगमन हो रहा था, तो उनके आगमन के लिए एक दिल्ली दरबार आयोजित किया, और इस दिल्ली दरबार की भव्यता पर, उसकी शान और शौकत पर, ऐश्वर्य भोग विलास पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। तो एक तरफ तो जनता अकाल से मर रही है, उसे खाने को आने नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ ये जो लॉर्ड लिटन महाराज थे, इन्होंने दिल्ली दरबार पर करोड़ों रुपए व्यय कर दिए, केवल महारानी का जो आगमन है वो भव्य दिखना चाहिए इसलिए। तो इस तरह के जो इन्होंने कार्य किए, उससे भारतीय मन जनता के मन में ये संदेश आया कि अंग्रेज हमारे प्रति सहृदय नहीं है, वो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए शासन नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो दिल्ली दरबार लिखा जा सकता है यहाँ पर। इसके अलावा एक इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया 1878 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, 1878 में आया था। इसमें उन्होंने, लॉर्ड लिटन ने ये नियम बना दिया कि कोई भी जो समाचार पत्र पत्रिका है, वो अंग्रेजी शासन से मंजूरी लिए बिना खबरें नहीं छाप सकते। इससे पहले क्या हो रहा था, कुछ जो स्वतंत्र समाचार पत्र थे वो अंग्रेजों की आलोचना करते थे, तो उस आलोचना को रोकने के लिए, जनता में राजनीतिक शिक्षा जो पहुंच रही थी उसको रोकने के लिए, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। और इसमें ये प्रावधान था कि कोई भी अंग्रेजी शासन की आलोचना बगैर सरकार की मंजूरी लिए हुए नहीं कर सकता। इसके अलावा इन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम भी एक पारित कर दिया था। इसमें ये प्रावधान था कि कोई भी भारतीय सरकार से बिना लाइसेंस के हथियार लेकर नहीं चल सकता। क्योंकि उस समय तक हिंसा की घटनाएं काफ़ी आम हो गई थी और भारतीय लोग हथियार लेकर उसे चलना शुरू कर चुके थे। तो उसको भी रोकने के लिए इन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम की स्थापना की।
जिसके अंतर्गत भारतीय लोगों को अगर कोई शस्त्र लेके अपना चलना है तो उन्हें पहले लाइसेंस लेना होगा। और अगर अंग्रेज लोग इस तरह के कोई हथियार लेना चाहें या लेकर चलना चाहें तो वो चल सकते हैं बिना लाइसेंस के। तो ये इन्होंने जितने भी तरह के ये नीतियाँ अपनाई या नियम कानून बनाए या प्रावधान किए, इन सारे ही प्रावधानों से जनता को समझने में ये देर नहीं लगी कि ये जितने भी प्रावधान हैं, नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ये हमारे खिलाफ हैं, भारतीय लोगों के खिलाफ हैं और अंग्रेजों के हित में हैं। तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि देश में एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज हमारे हितों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजी हितों के लिए यहाँ पर शासन कर रहे हैं। अगला जो कारण था राष्ट्रवाद के उदय का, उसे कह सकते हैं आर्थिक था। आर्थिक कारणों की वजह से भी, आर्थिक नीतियों की वजह से भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेज जो भारत में आर्थिक नीतियां अपना रहे थे, उनका कारण ये उसका जो सार था वो ये था कि यहाँ के जो संसाधन है, जो कच्चा माल है, वो यहाँ से वो विदेश ले जाते थे और वहाँ से फिर तैयार माल को वो यहाँ पर लाते थे बेचने के लिए। तो इससे भारतीय लोगों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को दोहरा नुकसान होता था। पहला तो ये कि यहाँ के जो संसाधन है वो सारे वहाँ चले गए, ठीक, और जो तैयार माल है वो उधर यहाँ बिकने के लिए आ रहा है। अब जब बिकने के लिए आ रहा है तो यहाँ पे के लोग जब उसे खरीद रहे हैं तो यहाँ की मुद्रा भी बाहर चली जा रही है ना। तो ये अर्थव्यवस्था का जो ये मॉडल था, ये दोहरा नुकसानदायक था भारतीय लोगों के लिए। तो इस कारण भी जैसे दादा भाई नेहरू आए, उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत ड्रेनेज थ्योरी उन्होंने दी, ये बताया कि भारत का जो धन है वो विदेश जा रहा है। तो इस तरह से आर्थिक नीतियां जो बनाई हुई थी अंग्रेजों ने, उन नीतियों के कारण भी भारत में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ। अगला जो कारण था राष्ट्रवाद के उदय का, वो था भूमि पर अत्यधिक कर। अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, भारतीय जो लोग थे उन्होंने उसकी व्यवस्था की, इस स्पेशल प्रावधान किए, उसमें स्पेशल प्रोविज़न किए। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वो एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लेके आए। उसमें उन्होंने ऐसे प्रावधान किए जिसमें जो कृषक समाज था उसके पास भूमि अपनी रह ही नहीं गई, वो केवल उस पर एक कामगार की भूमिका में रह गया। वो बस खेती कर सकता था और जो फसल उत्पादित होगी, जो आय होगी, वो सारी सरकार के पास पहुंच जाएगी। केवल 10% हिस्सा ही उस आय का किसान के पास रहेगा। तो इसी तरह से उन्होंने भूमि पर जो कर लगा रहे थे उसकी बढ़ोतरी कर करके उसे 30, 40, 50% तक पहुंचा दिया था। तो जब इस तरह के उन्होंने किसानों पर कर लगाए, अत्यधिक कर लगाए, तब भी लोगों में ये भावना जागृत हुई कि जो अंग्रेज लोग हैं वो केवल अपने स्वार्थों के लिए, अपने निजी हितों के लिए शासन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो भारतीय लोगों का भला करें। तो इस तरह से इन सब कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आइए आप समझते हैं हम इसके परिणामों को। अब जब जनता जागरूक होने लगी तो उसके मन में एक असंतोष, एक अशांति पैदा होने लगी और इस अशांति का ही परिणाम था, सबसे पहले जो देखने को हमें मिला वो था 1857 की क्रांति। इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के अंतर्गत भारतीय लोगों ने अनेक क्षेत्रों में ये प्रयास किया कि जो अंग्रेजी लोग शासन कर रहे हैं उसको उखाड़ फेंका जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश असफल हो गई क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास कोई योजना भी नहीं थी। और जो अधिकांश उस समय की रियासतें थीं उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया। अधिकांश जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो भी इस आंदोलन से 1857 की क्रांति से दूर रहा।
तो ये सब कारण थे जिस वजह से ये क्रांति असफल हो गई। लेकिन इस क्रांति ने भले ही असफल हो गई हो, लेकिन भारतीय लोगों में ये विश्वास जगाया कि वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ सकते हैं, एक क्रांति कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद की जो भावना पिछले कई दशकों से पैदा हो रही थी, उसका ये परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई। और भले ही इस क्रांति के क्रांतिकारी मारे गए हों, झांसी की रानी या कुछ और जो क्रांति थे, वो सब इसी क्रांति में शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता के मन में ये विश्वास जगा दिया था कि हम क्रांति कर सकते हैं और अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। ठीक, इसी तरह के बाद में आंदोलन हुए। जैसे अ, जब गांधी जी आए तो उन्होंने नील आंदोलन किया। बिहार में होने वाला एक आंदोलन था, और गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज सरकार को, जो उन्होंने नील की खेती पर अत्यधिक कर लगा दिया था, है ना, वो वापस लेने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा, और नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य भी नहीं रह गया। तो नील आंदोलन एक सफल आंदोलन था। ठीक, इसके बाद गुजरात के खेड़ा में आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन, ये भी एक सफल आंदोलन था। ठीक, इसके बाद एक मिल आंदोलन हुआ, ये भी एक सफल आंदोलन था। तो ये सब गांधी जी ने किए थे। उसके बाद गांधी जी ने जैसे ही भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो असहयोग, सविनय, और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब भारतीय राजनीति में गांधी जी का सक्रिय रूप से प्रवेश हुआ तो उन्होंने ये राष्ट्रवाद की लहर का पूरा फायदा उठाते हुए सबसे पहले असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन जो सफल हुए, इसकी मुख्य वजह ये थी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। भारतीय जनता राष्ट्र के रूप में एकजुट होने लगी थी। अब वो जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, धर्म के बंधनों को छोड़कर एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रही थी। और इन आंदोलनों ने और इस राष्ट्रवाद की चेतना ने ही अंग्रेजों को यहाँ से जाने पर विवश कर दिया। तो ये थे राष्ट्रवाद के परिणाम। आइए अब हम बात करते हैं इसकी वर्तमान स्थिति की। वर्तमान में राष्ट्रवाद की क्या स्थिति है? तो राष्ट्रवाद की जो चेतना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुई थी, वो चेतना देश की आज़ादी के बाद फिर खत्म हो गई। अभी भी हम वर्तमान समय में अपने देश में देख सकते हैं कि हमारा जो देश है वो कहीं जातीय आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर पृथक पृथक नज़र आता है। आज भी लोग इस देश में पृथकतावादी या अलगाववादी मांगे करते हैं। आज भी पृथक राज्य बनाने की मांगे इस देश में की जाती हैं। जैसे पंजाब में खालिस्तीन राज्य की बनाने की मांग की जाती है, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की मांग होती है, नॉर्थ ईस्ट में वोटोलैंड बनाने की मांग होती है ना। तो नक्सली अपना एक अलग रेड कॉरिडोर बनाने की मांग करते हैं। तो आज भी इस देश में पृथकतावादी मांगे हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं पर लोग क्षेत्रीय आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जातीय आधार पर अलग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है आज भी हमारे देश में कम देखने को मिलती है। सांप्रदायिक दंगे अक्सर इस देश में भड़क जाते हैं। वो भी इसका कारण यही है कि देश में राष्ट्र के रूप में एकता की भावना जो है कम है, और राजनीतिक दल भी उस चीज़ को बढ़ाने का काम करते हैं। इस देश में अगर सांप्रदायिक दंगे होते हैं या सांप्रदायिक झगड़े हो जाते हैं तो राजनीतिक दल उसको बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनका जो वजूद है, जिनका जो आधार है, वो भी पूरी तरह से अ, इस सांप्रदायिक कटुता पर, वैमनस्यता पर ही आधारित है। जैसे अगर बात की जाए जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन, वो अक्सर कट्टरपंथी वक्तव्य जारी करते रहते हैं।
है ना? वो अक्सर हिंदू मुस्लिमों के टकराव की बातें करते हैं, वो अक्सर इस देश का जो संविधान है उसके विपरीत बातें करते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, इससे उन्हें तो फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि मुस्लिमों के वोट का ध्रुवीकरण हो जाता है, वो एकजुट हो जाते हैं, वो सारे उन्हें मिल जाते हैं, है ना? तो अपने क्षेत्र में वो काफ़ी सफल हैं। नुकसान उसका ये होता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच कट्टरता आ जाती है, वो कभी भी एक होने का नहीं सोच सकते, राष्ट्र को नुकसान होता है। 2 इस देश के जो सबसे बड़े जो धर्म हैं, उनके बीच कटुता बढ़ जाती है, वो एक दूसरे को हमेशा दुश्मन समझते हैं। इसी तरह की कोशिशें भाजपा भी करती है, भाजपा की छवि भी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में है। हालाँकि जब से पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार में आई है, केंद्र में आई है, सत्ता में आई है, तब से उन्होंने इस तरह से जो कट्टरपंथ की छवि थी, उसको दूर करने का प्रयास किया है काफ़ी, और ये काफ़ी सराहनीय है अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह से करती है। तो बात हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी की, है ना? तो वो जो उनकी पार्टी है वो हमेशा कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का काम करती है, और केवल वो अकेली पार्टी नहीं है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो भी हमेशा क्षेत्र के आधार पर हिंदुओं को बाँटने का काम करती है, देश को बाँटने का काम करती है। वो अक्सर इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं कि जो महाराष्ट्र है, जो मराठा क्षेत्र है, उसमें मराठी लोगों को ही रहने का अधिकार है। वो अक्सर जो यूपी बिहार के लोग जो महाराष्ट्र में जाके बस जाते हैं, उन्हें मार पीट के बाहर निकालते हैं, है ना? तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मायावती हों या कांशीराम हों या अम्बेडकर हों, वो हमेशा ये कहते थे कि भाई पहले दलितों का हित है हमारे लिए, उसके बाद भारतीय होने की बात आएगी। तो ये जिस तरह की जो बातें होती हैं, वो सब एक तरह से कट्टरता को बढ़ावा देती हैं, है ना? और राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली जो भी बातें होती हैं, उसमें बाधक होती हैं। अभी कुछ समय पहले इस देश में आंदोलन चला था, राष्ट्रवाद का आंदोलन, जहाँ पर जेएनयू में चला था वो। जेएनयू में क्या हुआ था? जेएनयू जो अपनी आधुनिकता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, खुले विचारों के लिए जाना जाता है, तो वो वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ लोगों ने अफजल, जो जेएनयू के प्रोफेसर थे, सरकार ने उन पर आरोप लगाए थे कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो जेएनयू में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, और वो देश में जेएनयू में नारेबाजी कर रहे थे कि हमें चाहिए आज़ादी, मिलकर लेंगे आज़ादी, लड़कर लेंगे आज़ादी, है ना? कश्मीर मांगे आज़ादी, अफजल मांगे आज़ादी। तो इस तरह के उन्होंने नारे लगाए थे। तो देश के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के जब वो नारे लगा रहे थे, तो फिर सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार सारी बातों को मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकती है। अब जब बात इस तरह से होने लगी कि देश में रह के लोग देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें रोकना आवश्यक हो गया था। तो इसी वजह से सरकार ने उन्हें उस आंदोलन को रोका, तो उन्होंने उल्टे सरकार पे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सरकार जो है तानाशाही चला रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है, जनता की आवाज़ को दबा रही है। तो आवाज़ नहीं दबाई जा रही है। राष्ट्रवादी नज़रिए से अगर एक दल को, एक सरकार को लगता है कि वो किया जाना ज़रूरी है, तो सरकार ने वही किया था, और उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उस समय तमाम बुद्धिजीवियों ने अपने अवार्ड, अपने पुरस्कार वापस करना शुरू कर दिया कि ये सरकार जो है जनता की आवाज़ को दबा रही है, बुद्धिजीवियों की आवाज़ को दबा रही है ना? जबकि सरकार का पक्ष स्पष्ट था। सरकार राष्ट्रवादी चेतना से युक्त थी, ओतप्रोत थी, और उन्होंने वही किया जो राष्ट्रवादी नज़रिए से करना ज़रूरी था। किसी की कोई आवाज़ नहीं दबाई गई थी, कोई तानाशाही नहीं हो रही थी। बस अंतर इतना था कि जो भाजपा की सरकार है, वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। उसका मानना ये है कि राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में पूरे देश की जनता को एकजुट होना चाहिए। इससे पहले जो सरकार थी, वो उदारवादी सरकार है। कांग्रेस की गिनती उदारवादी सरकारों में की जाती है। तो उसका परिणाम ये था कि कोई कुछ भी लिख रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी नारे लगा रहा है। तो इतनी भी छूट नहीं दी जा सकती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। तो यही अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। तो राष्ट्रवाद की वर्तमान स्थिति हमने देख लिया। इस तरह से आज हमने जाना राष्ट्रवाद, उसका अर्थ, उसके उदय के कारण, उसके परिणाम और उसकी वर्तमान स्थिति।
इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।